हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज मैं अंशिता जिंदल आप लोगों के लिए ले आई हूँ आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी में से टोटल 50 टॉप एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जिनमें मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज तुम्हें तुम्हारे पेपर में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। देखो, जो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए तुम्हें बता दूंगी कुछ ऐसे 20 क्वेश्चन जिनमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, पर एमसीक्यूज बेटा जी तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो मैं 50 एमसीक्यूज लाई हूँ एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हारे पेपर में इन 50 में से ही एमसीक्यूज आएंगे, रिपीट होते हुए तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के 10 एमसीक्यूज आएंगे, मैं 50 लेकर आई हूँ, यानी कि हर टॉपिक के लिए तुम्हें 5 गुना ज्यादा प्रैक्टिस में करवा रही हूँ। मैं एमसीक्यूज रैंडमली नहीं उठाकर लाई हूँ, मैं एमसीक्यूज इस तरीके से लेकर आई हूँ कि अगर किसी चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, किसी टॉपिक में से एक एमसीक्यू आएगा, मैंने उसी चैप्टर उसी टॉपिक के अराउंड 5 बेस्ट एमसीक्यूज निकाले हैं। तो यहाँ पे तुम ये देख लो कि जो सीबीएसई का एग्जैक्ट पैटर्न है एमसीक्यूज डालने का, वो मैंने फॉलो किया है और उसी के अकॉर्डिंग हर टॉपिक हर चैप्टर के में मैं एक नहीं 5 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, यानी कि हर वो चीज जो तुम्हें पेपर में पूछी जाएगी उसकी ऑलरेडी 5 गुना प्रैक्टिस तुम यहाँ पे करने वाले हो। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल तुम्हें रहेंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी रिपीटेड इन योर पेपर। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज जिनको मैं 50 मिनट के अंदर अंदर खत्म करवा दूंगी। तो टेक्निकली 1 मिनट में एक एमसीक्यू में तुम्हें यहाँ के समझा के चली जाऊंगी, तुम्हें जो है पेपर में उससे भी कम टाइम लगेगा इन एमसीक्यूज को मार्क करके आने में। इतने अच्छे से एमसीक्यूज सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं हमारी स्टार्ट। टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जस्ट 50 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से, जो कि है असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन। सबसे पहला ये देखते हैं क्या बोलता है। एमसीक्यू में बोलता है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, स्पेशली कॉटन और सिल्क के काम में, मेटल प्रीशियस स्टोन्स के लिए। ये चीज बिल्कुल सच है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वाज वेरी फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए, और ब्रिटिशर्स ने आके सबसे पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही तबाह किया था। तो ये चीज बिल्कुल सच है, ये चीज बिल्कुल ट्रू है। जैसे ही तुम्हें असर्शन रीजन में कोई भी चीज ट्रू लगती है तुम उसको ट्रू लिख दो वहीं की वहीं। ठीक है, These products enjoyed वर्ल्ड वाइड मार्केट, दुनिया भर में बिकते थे क्योंकि रेप्यूटेशन थी हमारी, फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा था, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप था। तो पूरे दुनिया भर में ये चीजें बिक रही थी और इंडिया से चीजें इंपोर्ट पूरी दुनिया भर में करवाई जा रही थी। ये चीज भी बिल्कुल सच है। अगर तुमने चैप्टर 1 पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, चैप्टर 1 में शुरू में ही हमें बोलते हैं कि हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस थे। क्यों फेमस थे? क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्राफ्टमैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ये भी सच है, ये भी सच है, और ये करेक्ट रीजन भी है इस चीज का कि इंडिया दुनिया भर में जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा था, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप था। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब हमें चूज करना है करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन, या तो A1 है या तो B2 है, C3 के साथ चारों में से कोई ना कोई एक है जो अपने सही सामने वाले बंदे के साथ मैच हो रहा है। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, ये चीज 1843 में नहीं हुई थी। ये चीज हमारी 1843 में नहीं हुई थी, 1854 में हुई थी। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था, ये चीज बिल्कुल सच है। बैटल ऑफ प्लासी 1857 में नहीं हुई थी भैया, 1757 में हुई थी। और ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल 1879 में नहीं हुआ था, 1869 में ये चीज हुई थी। तो फिर हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है B2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन हमारी गलत है। देखो, मैंने पहले भी बोला है, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए तो मैं कुछ तुम्हें ईयर्स बता रही हूँ, स्पेसिफिकली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से ईयर्स हैं और चैप्टर 8 में से जो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से तुम्हें कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में तुमसे ईयर्स नहीं पूछे जाएंगे, पर एमसीक्यू में इस तरीके का 1 से 2 एमसीक्यू तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो प्लीज ईयर्स को याद कर लो। पर अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको 80 आउट ऑफ 80 नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो खुश है कि हमें 60-70 मार्क्स ही चाहिए, वहां पे तुम्हें ये ईयर्स डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं पूछा जाता है, एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड किसका एस्टिमेट था नेशनल इनकम का, पर कैपिटा का, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था? तो वो थे हमारे डॉक्टर VKRV राव थे। इनका जो एस्टिमेट था बहुत ही ज्यादा अच्छा उस टाइम पे माना जाता था। बाकी सबने भी ट्राई किया था, पर VKRV राव का जो एस्टिमेट था सबसे सही माना जाता था। अब आगे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, यानी कि चैप्टर 1 की बात हो रही है, उसके बारे में हमें चीजें बताई हुई हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। आप एक बार फिर से देखो, ये आपके जो है ईयर से डेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, एंड एज आई सेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है ईयर्स और डेट से रिलेटेड मिल सकते हैं। तो इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक raw silk, cotton, etc. Britain maintained monopoly over control over India's foreign trade. India generated large export surplus. Export did not result in any flow of wealth into the country. देखो, export surplus तो बाद में होगा,
एक्सपोर्ट का ये भी बाद में होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे पहली चीज तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट सरप्लस वगैरह होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ दिस, ब्रिटिश मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हमें ये बोलना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ हम मेनली ट्रेड कर रहे थे। अब ट्रेड कर किस चीज का रहे थे, इन चीजों का कर रहे थे। जब हमने ये ट्रेड किया तो हमें एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, पर वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ उसमें से कुछ भी पैसा हमारे देश में नहीं आया। डोंट यू थिंक ये सबसे सही है? पहले हम बोल रहे किसके साथ किया, किस चीज का किया, वो ट्रेड करने पे हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस तो हुआ पर वो हमारे देश में नहीं आया। तो कहना है से हमारे पास सबसे पहले ये आएगा नंबर 2, फिर आएगा नंबर 1, फिर आएगा नंबर 3 और फिर आएगा नंबर 4। ये हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है कि हमने पहले जो है, इसमें काफी हद तक ईयर्स का हमें काम नहीं है, ये काफी हद तक जो है ईयर्स के बिना भी हम कर सकते हैं। इसमें हमें बेसिकली समझना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन के साथ ट्रेड शुरू किया, किस चीज का, इन चीजों का ट्रेड हमने शुरू किया। हम रॉ मटेरियल ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसकी वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस तो आया पर वो हमारे देश में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कहां गया, ब्रिटिशर्स ने यूज कर लिया अपने ऑफिसेस बनाने के चक्कर में, ठीक है। फिर assertion reasoning, the industries became diversified compared to the situation at independence। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हुई, ये चीज बिल्कुल सच है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज ही नहीं थी भी तो बहुत ही लिमिटेड रॉ मटेरियल वगैरह हम बना रहे थे, कुछ खास हम काम कर नहीं रहे थे। पर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हुई थी। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड देयर ग्रोथ, और एक्सेसिव जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन थी उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो उनकी जो ग्रोथ थी वो प्रिवेंट हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग राज लगा दिया था। तो लोग अपना पैसा इंडस्ट्री में नहीं लगा पा रहे थे, लोगों का टाइम और पैसा लाइसेंस लेने में चला जाता था। हमारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हुई, ये चीज भी सच है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाया, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये भी सच है। पर ये इसका कुछ करेक्ट रीजन हमें नहीं लग रहा। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या हुआ, द रेशनल बिहाइंड चूजिंग मॉडर्नाइजेशन, हमने मॉडर्नाइजेशन को एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बनाया। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम 5 ईयर प्लान लेकर आए थे जिनके बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स को हमने शॉर्ट फॉर्म क्या दिया था, जेम्स। तो उनमें से एम फॉर मॉडर्नाइजेशन एक हमारा ऑब्जेक्टिव था। वो क्यों था, देखो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क कर लेना, आपको सीयूईटी तक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मॉडर्नाइजेशन के बेसिकली दो हमारे पास मेन क्या कहते हैं रीजंस थे। मॉडर्नाइजेशन हम दो मेन तरीके से करने वाले थे। एक था ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द सोशल आउटलुक, हमें अपने सोशल आउटलुक को जो है चेंज करना था। और दूसरा हमारे पास है टेक्नोलॉजी को भी हमें अपग्रेड करना था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वालिटी में आएगा, मॉडर्नाइजेशन में नहीं आएगा। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिवाइड, ये तो चीज फॉल्स है, ये चीज तो हम चाहते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमें अपना सोशल आउटलुक भी इंप्रूव करना था और टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना था। तो 1 और 3 आर माई आंसर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों स्टेटमेंट में से हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ये चीज फॉल्स है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल नहीं था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द एसेंशियल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये चीज सच है। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये चीज सच है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने किया था टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये भी सच है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, तो हमने बोला कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज और कम होने लग जाएगा, तो हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, अपनी देश में सामान बनाएंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा रहेगा, खत्म नहीं होगा। लाइसेंसिंग पॉलिसी एंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी, ये भी सच है। हमने जब लाइसेंसिंग पॉलिसी करी तो हमने बोला था कि अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए तो तुम जो है थोड़े बैकवर्ड एरियाज में जाके इंडस्ट्रीज बनाओ, तुम्हें हम जो है लाइसेंस देंगे, तो इक्वालिटी आई। तो ये पहला जो आंसर है ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर बन जाएगा। आगे, सी राजा गोपालाचारी फाउंडर ऑफ दिस कॉइन्ड द टर्म परमिट लाइसेंस राज, उन्होंने ये बनाया to encapsulate the party's frustration with Nehru policy, उन्होंने ये बनाया। Writing in his magazine, उन्होंने अपने मैगजीन में लिखा, क्या लिखा, I want the corruptions of the permit license राज to go, मैं चाहता हूँ इनकी करप्शन खत्म हो, मैं रियल इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ सबके लिए। प्राइवेट लोगों ने तो मोनोपोली बना ली है, मैं वो नहीं चाहता हूँ। ये परमिट लाइसेंस राज ने मोनोपोली उनको बनाने दिया है, ये सब लिखा उन्होंने अपनी मैगजीन में। हाउएवर दीज प्राइवेट मोनोपोलीज इंडल्जिंग इन द करप्शन, ये करप्शन कैसे कर रहे थे, क्या हो रहा था, तो बेसिकली हो ही रहा था, सरकार ने लाइसेंस लगा दिया।
अब वो लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वो लाइसेंस नहीं लोगे तो तुम बिजनेस कर नहीं सकते। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो लोग जो सरकार के करीबी थे, जिनका सरकार के साथ अच्छा लेना देना था, जो बहुत अमीर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सरकार को करप्शन करते थे, सरकार को पैसा खिलाते थे, सरकार करप्ट हो रही थी और लाइसेंस लेके अपना बिजनेस बना रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार पूरे देश में किसी को लाइसेंस दे नहीं रही थी, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल जो सरकार को पैसा खिला रहे थे। तो सरकार करप्ट हो चुकी थी, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे क्या है, दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल, नहीं, लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। दे कंटिन्यू टू फंक्शन इवन इन द लॉसेस, ये भी ऐसा नहीं हुआ। दे कुड नॉट कम्पीट विद इंटरनेशनल, ये भी नहीं हुआ। दे लेड टू लॉबिंग एंड पर्सनल बेनिफिट्स फॉर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे वो साथ मिलकर जो है क्या कर रहे थे, लाइसेंस ले रहे थे सरकार को पैसा खिला करके, और उनका पर्सनल बेनिफिट इससे हो रहा था। सरकार किसी और को लाइसेंस नहीं दे रही थी, उसी को लाइसेंस दे रही थी जो सरकार को पैसे खिला रहा था। ठीक है जी। फिर से मेरे पास आता है एक और assertion रीजनिंग का क्वेश्चन, सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ एन इक्विटी इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ये चीज बिल्कुल सच है, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि सरकार अपनी सरकारी कंपनी के शेयर बेच रही है। द मेन रीजन फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इज टू कीप द ऑपरेटिंग यूनिट्स अंडर प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये मेन रीजन नहीं था, ये चीज गलत है। सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, सरकार चाहती थी कि हम अपने शेयर्स को बेचे। क्यों बेचे? क्योंकि जो सरकारी कंपनीज है वो लॉस मेकिंग है। सरकार कहती है लॉस मेकिंग कंपनीज है भैया, इनको अगर मैं ही चलाऊंगी लॉस मेकिंग ही रहेंगी, तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को दे दूंगी तो क्या होगा, ये प्रॉफिट मेकिंग बन जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करेगा, तो ये कंपनीज, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रिवाइव हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये फॉल्स है, सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। सरकार तो ये चाहती थी कि कंपनी का भला हो जाए, कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन जाए, पर ये चीज सच है। ठीक है, तो A is true, R is false। ठीक है, The most urgent problem which prompted the introduction of new economic policy, हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लेकर आई थी? क्या टैक्स रेट बहुत ज्यादा थे, टैक्स इवेजन हो रहा था, क्या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम थी, क्या परफॉर्मेंस से पब्लिक सेक्टर की, क्या फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था? टेक्निकली देखा जाए ये चारों चीजें सच है। टेक्निकली देखा जाए उस टाइम पे हमारे देश में चारों प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन चारों प्रॉब्लम्स में से कौन सी एक मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए? कब लाए थे? चैप्टर 3 में, लिबरलाइज प्राइवेटाइज ग्लोबलाइज, 1991 में। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहे थे, पैसा खत्म हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ एक हफ्ते का बचा था, उसके बाद हम सामान इंपोर्ट नहीं करा पाते। तो हम कहाँ गए? हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, उनको बोला प्लीज हमें लोन दे दो। उन्होंने बोला लोन तभी मिलेगा जब तुम LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आओगे। तो मेन प्रॉब्लम थी कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहे थे। ऑल्दो तीनों चीजें, चारों चीजें ट्रू हैं, पर मेन रीजन हमारे पास क्या था? फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वाज द मेन रीजन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे गलत है। ठीक है, द पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस रैपिड ग्रोथ इन GDP। 1991 के बाद हमारी जो है GDP काफी ज्यादा ग्रो हुई थी, इतना से इतना हुई थी, ये चीज बिल्कुल सच है। उस टाइम तक GDP बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी। जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तब तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, 2% से भी कम का ग्रोथ रेट था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ रेट बढ़ा, पर 1991 के बाद तो भाई रैपिडली हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा। तो ये चीज सच है। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड जब था, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन। रिफॉर्म पीरियड मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म की यहाँ पे बेटा बात हो रही है, क्योंकि पोस्ट 1991 की पहले भी बात हो रही है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद LPG की बात हो रही है। उस टाइम पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि एग्रीकल्चर में से सरकार ने सब्सिडी वापस ले ली। सरकार ने अपना जितना भी पैसा सरकार लगा रही थी एग्रीकल्चर में से, जितना भी सपोर्ट कर रही थी एग्रीकल्चर को, सरकार ने वो वापस ले लिया। सरकार ने सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। प्राइवेट सेक्टर ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करा नहीं, तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया। व्हाइल द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप। ये चीज भी बिल्कुल सच है। एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, सर्विस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है। ठीक है ना, तो सर्विस सेक्टर तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू मेरे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1990। कौन सी चीज सच नहीं है? ठीक है, सो BOP वाज इन डेफिसिट, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इंडिया में बहुत ज्यादा डेट था, और फॉरेन एक्सचेंज में हमारी राइज हमें देखने को मिला था। आप एक चीज देखो, क्या आपको ये ऑड वन आउट क्वेश्चन नहीं लग रहा? 3 नेगेटिव स्टेटमेंट्स, 1 पॉजिटिव स्टेटमेंट,
क्या ये आपको ऑड वन आउट नहीं लग रहा? और पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्राइसिस की बात हो रही है, क्राइसिस में पॉजिटिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव ही होता है। तो ये भी नेगेटिव है कि भाई डेफिसिट था, लॉसेस थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, गलत बात है, डेट था बहुत ज्यादा, गलत बात है। हम बोल रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा था, अरे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा था तो क्राइसिस थोड़ी होता, फॉरेन एक्सचेंज तो खत्म होने वाला था, 1 हफ्ते का बचा था। तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ऑड वन आउट टाइप में मिलेंगे जिसमें 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगी, 1 नेगेटिव होगी, या 3 नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगी, 1 पॉजिटिव होगी। तो प्लीज वॉच आउट कि आपको अगर एमसीक्यू में ऑड वन आउट टाइप मिल जाए ना, फिर तो पक्का यही सही आंसर होने वाला है। चलो अगला है एजर्शन रीजनिंग, ठीक है। तो एजर्शन रीजनिंग बोलता है फैसिलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव रिमेन्ड एडिक्वेट। हमारे पास फैसिलिटीज एडिक्वेट है, मतलब जितने हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उतनी फैसिलिटीज है। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे पास लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है उन लोगों को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए उनकी। ये चीज गलत है, ये चीज फॉल्स है। तो मतलब ए और बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, यही होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि ए तो फॉल्स है। अगर ए फॉल्स है तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यही ऑप्शन होगा। द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैव बीन मच लेस, ये चीज सच है, जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे देन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू बी फिल्ड इन ब्लैंक ए एंड ब्लैंक बी में कौन सी करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए? अगर हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, अगर हमारे देश में कम प्रोडक्शन हुई है, तो देखो लो इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन कम हुई होगी। पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हुई होगी, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई होगी, तो बी में आ सकता है लो इन्वेस्टमेंट, ए में तो नहीं आ सकता। ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही होगा क्योंकि इसमें बी में दिया हुआ है लो इन्वेस्टमेंट, या फिर ये सही होगा, ठीक है। ए में क्या होगा? अगर लो प्रोडक्शन है तो क्या है? लो इनकम या लो सेविंग्स? लो इनकम, लो सेविंग्स तो वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। लो इनकम, कम इन्वेस्टमेंट हुई तो कम प्रोडक्शन हुई, तो कम इनकम हुई, तो कम सेविंग्स हुई, तो फिर से लो इन्वेस्टमेंट हुई, वो साइकिल फिर से एज इट इज चलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। वैसे भी यहाँ पे एक चीज देखो, सेविंग्स दिया हुआ है, सेविंग्स दिया हुआ है, अरे सेविंग्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑड वन आउट देखो या फिर कुछ ना कुछ देख के सबसे पहली चीज जो एमसीक्यू में करो वो आप ये करो कि आप 4 में से कोई 2 या 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, एंड आई कैन गारंटी यू वेरी हाई चांसेस है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 4 में से 2 ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, कुछ ना कोई ऐसा साइन मिल जाएगा, ठीक है। या तो तीनों में से एक ऑड वन आउट निकल आएगा, या 4 में से 2 तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहे होंगे, 2 में आप तुक्का कई बार लगा सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। अच्छा, द तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999 एस्टिमेटेड, जो भी हमारी कमेटी थी, इस कमेटी ने पर्टिकुलरली हमारा एस्टिमेट किया था कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 1.37 लाख करोड़ के करीब होना चाहिए, ठीक है, ओवर द 10 years टू ब्रिंग ऑल द इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 अंडर द पर्व्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो बेटा ये चीज एज इट इज बिल्कुल ट्रू है। जो हमारा एचसीएफ का एजुकेशन वाला पार्ट है, एचसीएफ वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में जो एजुकेशन वाला पार्ट है, वहां पे क्लियरली दिया हुआ है कि हमने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी ने बोला था कि बेटा जी तुम्हारी जो सरकार है उस सरकार के टोटल खर्चे में करीब करीब 6% खर्चा तुम्हें एजुकेशन पे करना है, पर सरकार ने इतना किया ही नहीं, सिर्फ 4% खर्चा सरकार ने किया था जो कि काफी इनएडिक्वेट था। तो सरकार को बोला गया इस कमेटी के द्वारा कितना खर्चा करो, जो चीज सच है, पर सरकार इतना कर नहीं पाई, सरकार ने सिर्फ 4% खर्चा किया, तो ये चीज भी बिल्कुल सच है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये आपको एज इट इज आपके चैप्टर 4 में एजुकेशन वाले पार्ट में मिल जाएगी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। अच्छा, Which of the following is incorrect with respect to women's education in India? ऐसा स्टेटमेंट भी ना यूजुअली ऐसा जो क्वेश्चन है वो ऑड वन आउट होगा, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव होगा। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में आपको डेफिनेटली 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दे रखा होगा। एजुकेशन enables women to take care of the health, पॉजिटिव है। Inappropriate planning of human resource improves human capital formation। तो आपको लगता है ये चीज सच हो भी सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुमने अच्छे से प्लानिंग नहीं करी फिर भी कुछ इंप्रूव हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, ऑड वन आउट है ना, तो ये चीज फॉल्स है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशन हेल्प्स वुमेन टू इंप्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सही बात है। एजुकेशन हेल्प्स वुमेन टू, ऑब्वियसली बात सही है कि आप प्रमोट करो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देखो एक ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, इनकरेक्ट पूछा है तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं होगी, बाकी तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे। जब भी मोस्टली ऐसा कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए और उसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाए तो ऑड वन आउट क्वेश्चन वो एक तरीके से बन जाता है, ठीक है।
अच्छा, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन। ये इस तरीके का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। द रियल पर कैपिटा हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज। वो परसेंटेज वगैरह निकालना वो मैथ्स का काम है, मैथ्स का पेपर नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो कि कितने परसेंट से आपकी वो जो चीज है इंक्रीज हुई, वो मैथ्स का है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश गेट्स 2 जॉब ऑफर। अखिलेश को 2 जॉब ऑफर मिले, एक कोची से एक जयपुर से। ही इज गोइंग थ्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। वो देख रहा है कि कोची में कितना खर्चा लगेगा, जयपुर में कितना खर्चा लगेगा, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं। वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन से खर्चे के बारे में सोच रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन के बारे में सोच रहा है। देखो बेटा, सीधे सीधे 2 जगहों के नाम दिए हुए हैं। जब सीधे सीधे 2 जगहों के नाम दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली आप माइग्रेशन करने के बारे में ही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन होगा। ना कोई एजुकेशन की बात हुई, ना ट्रेनिंग की, ना हेल्थ की, कोई बात नहीं करी गई है। 2 जगहों की बात करी गई है यहाँ पे, तो वो माइग्रेशन की ही बात हो रही है, ठीक है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये बात सच है, बहुत सारे मेजर्स लिए सरकार ने, एमएसपी लेकर आई सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सरकार ने, बहुत कुछ किया। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल एट लो प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड मार्केट इन्फॉर्मेशन। फार्मर्स कई बार लो प्राइसेस पे भी जो है सेल करते थे क्योंकि उनको मार्केट की अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। ये बात भी टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल सच है, क्योंकि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो लोग सस्ते रेट पे सेल कर रहे थे। बट क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए, ये बात सच है, लेकिन लोगों को, फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था, ये बात भी सच है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि सरकार ने मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को सही किया जस्ट इस रीजन की वजह से। दिस इज नॉट द ओनली रीजन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑल द दोनों चीजें सच हैं, पर और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इंप्रूव करा था, ठीक है। अगली चीज, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इट इज नेसेसरी टू ऑप्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या आता है? डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या आता है? चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। हाँ, तुम सेम चीज को मत बार बार ग्रो करो, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करो, सच बात है। वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से दूसरी एक्टिविटीज में लेकर जाओ, सही बात है। एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में लेकर जाओ, ये भी सही बात है। तीनों ही चीजें डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आती हैं। ये आपके चैप्टर 5 का पार्ट है, तो तीनों चीजें सच हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 आता है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूट्स। आजकल हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ये चीज बिल्कुल सच है। आज की डेट में हमारा जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम सिर्फ लैंडलॉर्ड्स पे, जमींदार पे फोर्स्ड जो है डिपेंडेंट नहीं है बैंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्रेडिट के लिए। अब हम जो है बैंक से जो है उधार ले सकते हैं रूरल एरियाज में। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कमर्शियल बैंक है, आरआरबीज को, ये सब लोग इसका पार्ट हैं। ये चीज बिल्कुल सच है। तो जब से हमने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया है रूरल एरियाज में बैंक्स के लिए, तब से ये सारी चीजें रूरल एरिया में ओपन अप हो गई हैं। ये चीज बिल्कुल सत्य है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी खुल गए हैं क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में अभी भी कुछ गैप्स थे, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। तो because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also been fully integrated into the overall rural social and community development। तो बोला कि सबसे पहले हमें रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल सिस्टम चाहिए था बैंकिंग के लिए, उधार के लिए, ठीक है। हम वो लेकर आए, उसमें क्या कुछ आया, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, वो आए, सच्ची बात है। पर वो इनएडिक्वेट थे, सच बात है। उनके पास इतना कवरेज ही नहीं था कि पूरे देश भर के रूरल एरियाज तक वो पहुंच पाए। तो इसके लिए हम वहां पे और क्या लेकर आए, हम वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी लेकर के आए, क्योंकि जो हमारा रूरल बैंकिंग सिस्टम था वो भी इनएडिक्वेट था। तो फार्मर्स ने मिलकर क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लिए। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सच है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस पर्टिकुलर केस। आइडेंटिफाई विच इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है? ग्रुप मेंबर्स कैन बोरो एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छी बात है। बोरोइंग्स इन द माइक्रो क्रेडिट सिस्टम आर मेनली टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस, ये भी सही बात है। बोरोइंग्स यूजुअली आप कंजम्पशन पर्पसेस के लिए करते हो, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि फार्मर्स के पास बहुत बारी अपना घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो वो बोरो कर लेते हैं माइक्रो क्रेडिट सिस्टम से। माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल पे जो क्रेडिट सिस्टम होता है, ये बात भी सच है। इट हैज हेल्प्ड मेन इन रूरल एरियाज टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। इससे मेन सेल्फ डिपेंडेंट हुए नहीं, यूजुअली विमेन जो है इससे सेल्फ डिपेंडेंट हुई है, मेन जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए। मेन तो वैसे भी डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट ही है। विमेन जो मेन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसने विमेन को हेल्प करी है, मेन को हेल्प नहीं करी है। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम हैज फेल्ड, ये बात भी सच है क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है हर जगह नहीं पहुंच पाया है, तो ये बात भी सच है। सो इट इज ऑप्शन सी दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि मेन को नहीं बल्कि वुमन को इंडिपेंडेंट बनाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ कल्टिवेटर हाउस होल्ड रूरल, ये हमें दिया हुआ है। वैसे आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर से मैथमेटिक्स है जो कि पेपर में नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार देख सकते हो। पूछा गया कि मैक्सिमम इंक्रीज
किस में आया है? देखो मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ है, यहाँ तो डिक्रीज है, यहाँ कुछ खास बड़ा इंक्रीज है नहीं, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा इंक्रीज है, यहाँ पे भी डिक्रीज है, यहाँ पे भी डिक्रीज है। तो ये एक हमारा है कमर्शियल बैंक है जिसमें बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। The Indian economy is on the path of growth and development and thus India is called a developed nation. इंडिया जो है वो डेवलप हो रहा है, इट इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन गया? जी नहीं, अभी तो डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। वी कैन नॉट बी कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, ये बात सच है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। क्यों नहीं है? व्हेन देयर इज अ स्टैगरिंग गैप बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स पॉइंटिंग टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेबर फोर्स तो बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअल में वर्क बहुत कम लोग कर रहे हैं, ये बात सच है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, हम डेवलप्ड है ही नहीं, हम डेवलप्ड खुद को बोल ही नहीं सकते, हम डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ए फॉल्स हो गया, वैसे एक ही ऑप्शन बचा, बाकी तीनों ऑप्शन तो रूल आउट ही हो गए। ए फॉल्स है, आर ट्रू है। अगर ए फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जो सच हो सकता है, बाकी तो सारे ऑप्शन गलत ही होने वाले हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, क्या इसमें से सही है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लैंडलेस वर्कर्स हु आर ओपनली लुकिंग फॉर वर्क। लोग ओपनली ढूंढ रहे हैं काम, उनको मिल नहीं रहा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। टू मच प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 8 months, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप कुछ एक महीने के लिए हो। अगर प्रेशर ज्यादा है, लोग लैंड पे काम सिर्फ 4 ही लोग कर सकते हैं, पर काम करना 8 लोग चाहते हैं, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज हमारे पास आती है एंड एस्टैब्लिशमेंट विद इन 4 हायर्ड वर्कर्स। अगर 4 हायर्ड वर्कर्स हैं तो क्या वो एक फॉर्मल सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट है? अगर 4 हमारे पास हायर्ड वर्कर्स हैं तो क्या वो फॉर्मल सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट है? जी नहीं, फॉर्मल सेक्टर में हमारे पास एटलीस्ट 10 हायर्ड वर्कर्स चाहिए, तभी मैं बोलूंगी कि वो एक फॉर्मल सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट है। दोज हु वर्क इन प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट व्हिच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर आर कॉल्ड इनफॉर्मल। अरे भाई, अगर 10 या ज्यादा है तो फॉर्मल बोला जाएगा, इनफॉर्मल नहीं बोला जाएगा, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। सो बोथ the statements are false. Which of the following is not true about a worker? अब एक वर्कर के बारे में पूछा है कि क्या इसमें से गलत है, ठीक है। Those who help the main worker are worker, सच बात है। A worker contribute to GDP, सच्ची बात है। Worker may temporarily abstain from work due to illness, ये भी सच बात है। Self employed are not workers, ये गलत है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपने नौकरी कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, कहीं भी अपना खुद का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ वर्कर, ठीक है। अगली चीज, 2 महीने पहले जो पवन था वो पार्ट टाइम सेल्समैन के काम कर रहा था, ठीक है। ड्यू टू हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने उसको अपॉइंट कर लिया परमानेंट सेल्स मैनेजर की तरह, एक फिक्स मंथली सैलरी पे, ठीक है। तो इससे क्या है, कौन सा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो अभी है? क्या अनस्किल्ड है? जी नहीं, उसके पास स्किल्स हैं सेल्स के, स्किल्ड वर्कर है, हाँ ठीक है, लेकिन कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? वो स्किल्ड वर्कर है। हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है, वो रेगुलर सैलरीड वर्कर है, ये हमारी बात सच है। कैजुअल वेज लेबर नहीं है, क्योंकि उसको फिक्स्ड मंथली सैलरी मिल रही है, वो क्या है, रेगुलर सैलरीड वर्कर है, ठीक है। उसको उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सी है? तो स्किल्ड वर्कर कोई टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दैट इज अ टाइप ऑफ वर्कर, कि वर्कर स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ठीक है। हमारे ये क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड वर्कर ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इंडिया सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये बात बिल्कुल सच है। 17% लोग दुनिया भर के हमारे देश में रहते हैं, जिनमें से हम एक हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑफ इंडियाज फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमारे रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये बात भी सच है। क्या इनमें कोई आपस में आपको रिलेशन लग रहा है? इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रेशर है, ये बात सच है। दोनों, इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनमें अगर आप बिकॉज लगा के देखोगे तो दिस इज ट्रू बिकॉज दिस इज ट्रू, ये मतलब सही नहीं बन रहा। तो दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। CPCB has identified कितनी कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एज पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो CPCB ने कितनी कैटेगरीज निकाली है? टोटल बेटा 17 निकाली है। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको एज इट इज रट्टा मानना पड़ेगा कि CPCB ने 17 कैटेगरीज निकाली है इंडस्ट्रीज की जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
तो हमारे देश की सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन है। क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है ना। तो सरकार को किसी को सब्सिडी देनी पड़ेगी, किसी को कुछ फ्री में देना पड़ेगा, गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स आर हाई, ये बात भी बिल्कुल सच है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब क्या है इसका? मतलब पता है हमें क्या ये बोल रहा है? हमें ये बोल रहा है कि कई बार हम क्या करते हैं ना, सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन वो सस्ती चीज जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है वो एक्चुअल में एनवायरमेंट को इतना ज्यादा खराब करती है, पोल्यूट करती है, इतना खराब करती है एनवायरमेंट को कि कल को हमें एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए फिर से पैसा लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अगर हम पहले ही सस्ती की जगह थोड़ी सी महंगी चीज खरीद ले, लेकिन जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है वो बेटर है, वो आपको कंपैरेटिवली चीपर पड़ेगा एज कंपेयर टू पहले सस्ता खरीद लिया, बाद में पैसा लगाना पड़ रहा है एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या चीज बेटर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसमें आपको ज्यादा मिल रही है? उल्टा यहाँ पे, ठीक है, कि हम पहले सस्ता खरीद लेते हैं, एनवायरमेंट खराब करते हैं, बाद में पैसा लगाते हैं एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, बाद में हम पैसा लगाते हैं हॉस्पिटल्स में। वही बात है ना, हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले हम सस्ते के चक्कर में ऐसे ही रोड साइड कुछ भी खा लेते हैं कि ये सस्ता है ये खा ले, बाद में उसकी वजह से हम बीमार पड़ते तो हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ता है। इससे बढ़िया पहले ही कुछ अच्छा खा लो ताकि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। वही चीज यहाँ पे बोली गई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बहुत हाई है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ट्रू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज इनमें से ट्रू है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली सपोर्ट लिमिटेड लेवल ऑफ कंजम्पशन। कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ना लिमिटेड लेवल ऑफ कंजम्पशन ही चलेगी। ये बात सच है। आज की डेट में हमें दिखता ही नहीं है कि क्या यूज करें क्या ना करें। हम लाइटें खुली छोड़ देते हैं, पानी खुला छोड़ देते हैं, सब्सिडी है तो फर्टिलाइजर केमिकल बहता रहे। हम अनलिमिटेड कंजम्पशन पे उतर आए हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता वो लिमिटेड लेवल ऑफ कंजम्पशन को ही सपोर्ट कर सकता है। इट कैन सपोर्ट हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ विद कंटिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं, तुम करोड़ों लोगों का तुम्हारे ऊपर बर्डन है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जब इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल फॉर पीपल लिविंग इन वेल्दी कंट्री। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम जो हमारी कंपैरेटिवली पुअर कंट्रीज है वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, ज्यादा पैसा लगता नहीं है, ये हमारे दिमाग का वहम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी एबल टू सपोर्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड एट द स्टेट लेवल ऑफ कंजम्पशन। नहीं जी, जो आज का लेवल ऑफ कंजम्पशन हम कर रहे हैं, इतना ज्यादा वेस्टेज हम कर रहे हैं, उस लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते। हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन कम करनी पड़ेगी, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है। अगेन तुम देखोगे कहीं ना कहीं ऑड वन आउट तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ भी कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ भी करंट लेवल, यहाँ भी वेल्दी, यहाँ पे बोला है कुछ नेगेटिव कि भाई तुम्हें जो है अपने सपोर्ट करने के लिए लिमिटेड करनी पड़ेगी कंजम्पशन। ये ऑड वन आउट है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फंक्शन। कौन सी चीज सच नहीं है इनमें से, ठीक है। तो एस्थेटिक सर्विसेज देता है, लाइफ को सस्टेन करता है, एक्सक्लूजन नहीं करता वेस्ट को एब्जॉर्प्शन करता है, वेस्ट का एक्सक्लूजन नहीं करता। तो वन ओनली इज नॉट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट करता है, एक्सक्लूजन ऑफ वेस्ट हमारा एनवायरमेंट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भैया जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? ईयर है बेटा, याद करना पड़ेगा, 88। चाइना में आए थे 78 में, इंडिया में आए थे 91 में, पाकिस्तान में आए थे 88 में, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? तो इसका है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बाकी तीनों का मेंबर इंडिया है। अगेन ये चीज जो है ज्यादातर हमें जो है MCQ में ही पूछी जाएगी, लॉन्ग में ये कुछ चीज हमें नहीं पूछी जाएगी। सो आई विल सजेस्ट जिसको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं वो इन सभी MCQs को अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई MCQ तुम्हें रिपीट होगा, नॉट जस्ट इन बोर्ड्स बट ऑल्सो इन CUET, ठीक है। Proportion of people below poverty line is more in India, China, Pakistan, USA। सबसे ज्यादा इंडिया में है proportion of people who are below the poverty line, ठीक है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अगेन फिर से जो है तुम्हें थोड़ा सा डाटा याद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि अगर तुम डाटा, ईयर्स, ये सारी चीजें अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो 3 से 4 नंबर तुम्हारे एक्स्ट्रा तुम्हें मिल जाएंगे MCQs में। लॉन्ग क्वेश्चन में वो नहीं पूछेगा, ठीक है। ना तो ईयर्स ना तो डाटा कहीं पे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि इंडिया में कितना है BPL, पाकिस्तान में कितना है, चाइना में कितना, नहीं पूछेगा। इस तरीके के MCQs आएंगे जिसमें आपके आराम से 3 से 4 नंबर कट सकते हैं अगर आप जो है इन चीजों को नहीं पढ़ रहे हो। तो इनको पढ़ के जाओ। आई एम नॉट सेइंग रट्टा मार के जाओ कि इंडिया में कितना है, पाकिस्तान में कितना है, चाइना में कितना है। आई एम सेइंग समझ के जाओ, थोड़ा सा आइडिया लेकर के जाओ कि यार इस चीज में इंडिया आगे, इसमें पाकिस्तान आगे, इसमें चाइना आगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेकर जाओ। जैसे कि इस केस में इंडिया हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन लोग इंडिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम। USA तो
गेम से बाहर है, इसकी तो बात ही नहीं हम नहीं करते, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना हैज बीन वेरी सक्सेसफुली परस्यूड। कह रहे कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेकर आया था वो चीज जो है बहुत ही सक्सेसफुल रही थी। ये चीज बिल्कुल सच है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना की पॉपुलेशन गिरने लग गई थी। चाइना में जो है बहुत कम हो गए थे न्यू चाइल्ड बर्थ, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने लगाई थी, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन टू नियरली हाफ। ये चीज भी सच है कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसने जो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन चाइना में बहुत ज्यादा कम कर दिया था, और ये चीज ऑब्वियसली इसकी वजह से हुई है। तो बोथ आर ट्रू एंड दोनों चीजें जो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप इसको बिकॉज लगा के देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना was successful because it led to reduction in the growth rate of population to nearly half, which is सच है। वो सक्सेसफुल इसलिए हो पाया क्योंकि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हो पाया। समझ रहे हो ना, बिकॉज लगा के देख लो। अगर लाइन का मतलब बन रहा है तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वरना आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल चीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन हमारे पास आता है, चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन फेजेस। चाइना 2 फेजेस में लेके आया था, फेज 1 फेज 2 में। ये चीज बिल्कुल सच है। इंडिया और पाकिस्तान एक ही बार में ले आए थे, चाइना फेजेस में लेकर आया था। इन द इनिशियल फेज पहले एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लाया गया, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया गया। ये चीज भी बिल्कुल सच है, ठीक है। तो फिर इसमें भी अगेन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज चाइना introduced reforms in phases, because पहले वो ये लेकर आया फिर वो ये लेकर आया। It makes sense, right? तो A and R are true and R is the correct explanation of A. Again देखो, ये बेटा चीजें जो है आपको एज इट इज याद ही करनी पड़ेंगी कि इंडिया में 91 में आया था, चाइना में 78 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, और चाइना 2 बार में लेके आया था। पहले सबसे पहले जो चाइना लेकर आया था एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में लाया था। कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म लेके आया था। जैसे हमने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले कुछ एक स्टेट्स में किया था, फिर सेकंड फेज में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे देश भर में जो है एक्सपैंड कर दिया था। वही चीज चाइना ने यहाँ पे करी है। तो ये आपको रट्टा ही एज इट इज मारनी पड़ेगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ये आपको 50 एमसीक्यूज की शीट में दे दूंगी। इसके अलावा आप अपने संदीप करके हर चैप्टर के पीछे अगर 10 से 15 एमसीक्यूज हर चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, जो बोलता है इन द लेट 1970s चाइना's पॉपुलेशन ग्रोथ हैड शार्पली डिक्लाइन। ये लेट 1970s में नहीं हुआ था बेटा जी, ये चीज बाद में हुई थी, ठीक है। 1970s के करीब तो चाइना पहली बार लेकर आया था वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके कुछ साल बाद डिक्लाइन होने लगी थी। तो लेट 1970s में जो है ये चीज नहीं हुई। तो ए तो फॉल्स है, तो एक ही ऑप्शन बचाना, एक ही ऑप्शन बचाना, ऑप्शन डी, ठीक है। चाइना हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल ओइंग टू द स्ट्रिंजेंट फैमिली। ये चीज भी सच है, ये चीज ट्रू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी थी, ठीक है। बच्चे तो पैदा हो नहीं रहे, तो पॉपुलेशन में क्या हो रहा था, यंग लोगों का प्रपोर्शन कम हो गया था, ओल्ड लोगों का प्रपोर्शन बढ़ गया था, ठीक है। तो ये चीज सच है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, बताना है इन सब में से कौन सी चीज सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, बेटा ये हुई थी 1978 में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये हुआ था 1949 में, जब चाइना को आजादी मिली थी, ठीक है। चाइना अनाउंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान 78 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आई थिंक अराउंड 53 के अराउंड 5 ईयर प्लान आए थे। जब हमारे 5 ईयर प्लान आए थे 50-51 के अराउंड, तभी चाइना के भी आए थे, ठीक है। अच्छा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएटिव इन चाइना 1958 में, ये चीज हमारी बेटा जी सच है, ठीक है। अब इसमें भी देखो, अगर आपको एज इट इज ईयर्स नहीं याद, क्योंकि एज इट इज ईयर्स मैं भी हर चीज के याद नहीं रख सकती, मुझे एक आइडिया है। मुझे क्या आइडिया है, जब इंडिया आजाद हुआ तभी उसी टाइम के करीब चाइना आजाद हुआ था। जब इंडिया में 5 ईयर प्लान आए उसी टाइम के करीब चाइना में भी 5 ईयर प्लान आए थे। जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसी टाइम के करीब चाइना में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। इंडिया के ईयर्स तो बेटा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 इसी के बारे में। तो चैप्टर 1 में इंडिया को आजादी मिली कब, 47 में, ठीक है। उसी टाइम पे चाइना को आजादी मिली थी जब पीआरसी हमारा बना था। तो ये 53 में थोड़ी यार, 47 के करीब क्या है, 47 के करीब है ये 49, ठीक है ना। अच्छा, रिफॉर्म्स इंडिया में कब आए थे, 91 में, चाइना में उससे 10 साल पहले आए थे, ठीक है। 5 ईयर प्लान इंडिया ने कब बनाया, 51 में, तो चाइना इतना लेट थोड़ी बनाएगा, ठीक है ना। चाइना बनाएगा 1953 में, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है 58, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, D4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग हर चीज को रट्टा मारो, आई एम सेइंग हर चीज को समझ लो, अंदाजा हर चीज का तुम्हें होना चाहिए, वरना तुम्हारे एमसीक्यू गलत हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब है कि जो हमारे तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों में से
किस सेक्टर का जीडीपी सबसे ज्यादा है तीनों ही देशों में? तो तीनों ही देशों में टर्शरी सेक्टर का जीडीपी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इन 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू, पाकिस्तान ने किस चीज की इंडस्ट्रीज अपनी नेशनलाइज करी थी? नेशनलाइज का मतलब होता है कि सरकार को, नेशनल हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो है कंट्रोल दे दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। इंडिया में वो नेशनलाइजेशन हुई थी बैंक की, कि हमारे देश के जितने भी बैंक थे सरकार ने बोला था अब से ये मेरे कंट्रोल के अंडर रहने वाले हैं। चाइना ने वो नेशनलाइजेशन किसकी करी? 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की नेशनलाइजेशन करी थी, ठीक है। अच्छा, फिर से हमारे पास आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ठीक है। तो फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सबसे पहले हुआ, पहले पाकिस्तान बना, 5 ईयर प्लान इंडिया में आए, 5 ईयर प्लान चाइना में आए। तो ये 47 में हुआ है, ये 49 में हुआ है, ठीक है। 5 ईयर प्लान तो उसके बाद आए हैं ना, 5 ईयर प्लान तो उसके बाद आए हैं। तो पहले पाकिस्तान बना फिर चाइना बना, दो तो यही से हमें समझ आ गया। देखो और कोई ऑप्शन तुम्हें लग रहा है तो मुझे ये बताओ, जब तक ये दोनों देश आजाद नहीं हुए तब तक 5 ईयर प्लान तो हो ही नहीं सकता। तो ना तो 3 पहले आ सकता है, ना तो 4 पहले आ सकता है, 1 है, ठीक है। वो हमें पता ही है कि पहले पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए थे, उसके बाद चाइना आजाद हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, ठीक है। अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब देखते हैं, ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चर, लीप फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले 5 ईयर प्लान आए थे, सबसे पहले नंबर 4 वाला आया था, और उसके सबसे लास्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है। तो 3-3, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से हमें पता है कि पहले हमारा क्या आया था? जीएलएफ आया था, उसके बाद हमारी कल्चरल रेवोल्यूशन आई थी। तो पहले हमारा जीएलएफ आया था, उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस इन 56, नहीं बेटा 56 में नहीं, अराउंड 54 के करीब ये आया था, ठीक है। बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल, नहीं हमने सोशलिस्ट नहीं, हम दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक जो है अपनाया था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया था जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। China's growth is contributed by the manufacturing and service sector, and India's growth by the service sector. During this period, Pakistan has shown deceleration in all the 3 sectors. तो बोलते जब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर चल रहा था उस टाइम पे इंडिया का तो मेनली सर्विस सेक्टर चल रहा था, और उस टाइम पे पाकिस्तान ने तो मेनली तीनों में ही डाउनफॉल दिखाया। यूजुअली बेटा अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है, आप समझ गए होंगे कि ये बात हो रही है पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड्स की। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए चाइना में, तो चाइना में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर दोनों चले, इंडिया में मेनली सर्विस सेक्टर चला, और पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान तो डाउनफॉल की तरफ आ गया था, अब उसका जा ही नहीं रहा था। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड की बात कर रहा है, तीनों देशों का एक ही बारी में उसने कंक्लूजन बता दिया। तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है, सत्य वचन, ठीक है। इन ऑल द 3 कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बेटा सबसे कम हो गया था इन तीनों ही देशों में, ज्यादा क्या हो रहा था? सर्विस सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड ऊपर भी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा कौन सा था? टर्शरी सेक्टर था जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 2 इज हमारे पास फॉल्स, ठीक है जी। ओके अगला मेरे पास आता है क्वेश्चन 47। फिर से मुझे स्टेटमेंट बेस है, इंडिया ने फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान बनाया 51 में, जो चीज बिल्कुल हमें फिर से पता है कि सच्ची है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ को डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, तीनों ने ही ये चीज करी, ये चीज भी बिल्कुल सच है, ठीक है। तीनों ने ही अपने 5 ईयर प्लान बनाए, इकोनॉमिक प्लानिंग तीनों ने ही करी, और इंडिया 51 में लेकर आया था सबसे पहले। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चाइना मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज ट्रू फॉर विच इंडिकेटर, इन चारों में से किस चीज में चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे है? बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मोस्टली हर अच्छी चीज में, मोस्टली नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्टली हर अच्छी चीज में चाइना हमसे आगे है, ठीक है। और मोस्टली जैसे जो भी थोड़े से बुरे इंडिकेटर्स है, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन किसमें लोग ज्यादा है, तो वो यूजुअली चाइना में सबसे कम है, ठीक है। तो अच्छे इंडिकेटर्स में सबसे सब में जो है चाइना हमसे बेटर ही है, चाइना हमसे अच्छे पोजीशन पे सब में ही है। जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, एचडीआई रैंकिंग ज्यादा है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन ये भी चाइना का हमसे बेटर है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। 49th क्वेश्चन मेरे पास आता है, हमें क्या पूछा गया है? ऑन द बेस ऑफ द गिवन डेटा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? हमें डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इंडिया एक्सपीरियंस रैपिड राइज इन जीडीपी ड्यूरिंग 15 से 17, 2015 से 17
इंडिया का काफी अच्छा रैपिड राइज हुआ, जो कि हमें दिख रहा है 5 से 7% पे गया, 2% का इंक्रीज हुआ, विच इज गुड, विच इज नॉट बैड, ठीक है। तो ये चीज सच है। चाइना वॉज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 1980, ये भी सच है। 1980 में डबल डिजिट ग्रोथ है चाइना में, ठीक है। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट। चाइना और पाकिस्तान में डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन हुआ, दिख ही तो रहा है यार, गलत क्या है, अपनी आंखों से देख रहे हो ना तुम। पाकिस्तान वर्ल्ड अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1980 टू 2017। पाकिस्तान हमसे आगे था। क्या पाकिस्तान हमसे आगे था? जी नहीं। पाकिस्तान डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, इंडिया इंक्रीज की तरफ जा रहा था। तो पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1980 टू 2017। पाकिस्तान हमसे आगे नहीं था, पाकिस्तान पिछड़ रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें हमें बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो टेक्निकली हमें कहीं ना कहीं 3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया। जी नहीं, मोस्ट ऑफ द चीजों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान जीडीपी इज ग्रेटर देन इंडिया। जी नहीं। चाइना's परफॉर्मेंस इन प्रोवाइडिंग सैनिटेशन इज बेटर देन इंडिया। हाँ, इस केस में जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो चाइना है वो हमसे आगे, चाइना जो है हमसे वो आगे है, ठीक है। एंड वैसे भी हमें पता है कि चाइना मोस्ट ऑफ द चीजों में हमसे आगे है, ठीक है। पाकिस्तान रैंक्स हाई इन एचडीआई एज कंपेयर टू इंडिया। टेक्निकली तुम देखो, तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान को बोला है कि वो हमसे बेटर है, और तुम्हें पता है पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द चीजों में हमसे बेटर नहीं है। और एक स्टेटमेंट में बोला चाइना हमसे बेटर है, तुम्हें भी पता है चाइना हमसे बेटर है, ये चीज सच है, चाइना इंडिया से बेटर है। तो एक ही चीज करेक्ट है हमारे पास, दैट इज स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे आगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं टॉप 50 एमसीक्यूज। देखो मैंने ये जो एमसीक्यूज बनाए हैं बहुत मेहनत करके बनाए हैं, और इसी तरीके से बनाए हैं कि अगर तुम्हारे पेपर में किसी चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, मैंने उस एमसीक्यू में उस चैप्टर के 5 एमसीक्यू लिए हैं। टोटल 10 एमसीक्यू आएंगे, मैंने 50 दिए। जिस टॉपिक से एक आएगा उस टॉपिक के 5 बना के तुम्हें दिए हैं। तुम हर टॉपिक का तुम 5 गुना ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पे कर रहे हो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। तो आई कैन गारंटी मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू तुम्हारे यहीं से तुम्हें रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हर रोज बहुत अच्छी वीडियोस तुम्हारे लिए मैं इकोनॉमिक्स की लाने वाली हूँ, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी की सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।